गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम बायो का जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस शुरू कर रहे हैं उसको उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम आज करेंगे रेस्पिरेशन। आपको पहले मैं बता दूं कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर अपनी जो स्लाइड बंद की थी, ये था हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल व्यू। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने विली के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पर अब्जॉर्प्शन कैसे होती थी ये पढ़ा था, ठीक है। ये बच्चे उसके एक ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन का व्यू है और ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। इंटरनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से दिखाई देती है, ये शायद लास्ट स्लाइड में मैंने नहीं दिखाई थी। तो ये इंटरनली इसका सेक्शन का व्यू इस तरह से है, ठीक है। ये अगर लॉन्गिट्यूडनल में देखेंगे तो यही इसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इंटरनली ये दिखाई देती हैं, ठीक है। दिस वाज द व्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरनली ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये इट वाज फॉर योर नॉलेज ओनली, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। इट इज़ द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एज अ मेन प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज साइड प्रोडक्ट। बच्चे ये याद रखना है कि जब ग्लूकोज बर्न करता है तो बर्निंग, वैसे भी किसी भी चीज़ की बर्निंग जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। चाहे आप कैंडल भी बर्न करनी हो तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, पेट्रोल को बर्न करना है तो भी ऑक्सीजन चाहिए। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो पेट्रोल है, ग्लूकोज जो है, उसको बर्न करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब वो बर्न होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज आ मेन प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। ये याद रखना है कि एनर्जी जो है एज आ मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर एनर्जी। क्लियर है बच्चों? तो इट विल बी प्रोड्यूस एज अ मेन प्रोडक्ट। देन उसके अलावा जब हम लोग बर्निंग करते हैं तो एक धुआं निकलता है। तो हमारी बॉडी का जो धुआं है उसमें से एक गैस निकलती है दैट इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसका साइड प्रोडक्ट है वाटर। तो दीज टू आर साइड प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड मेन प्रोडक्ट इज एनर्जी, ठीक है बच्चों। So this is called respiration, the burning of glucose in the presence of oxygen to produce energy as a main product, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर बच्चे जो एनर्जी है, ये जो रेस्पिरेशन होती है बच्चे, ये ध्यान रखो, ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसी के अंदर होती है। आपको नाइन्थ में याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे, ठीक है बच्चों। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ द सेल, बिकॉज इसके अंदर जो है ATP या एनर्जी बनती थी। एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होती है, बनती है। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। A फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई, एंड P फॉर फॉस्फेट, ठीक है। एक बच्चे दूसरा मॉलिक्यूल है ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। आपको ये बात बता दूं, जब हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती है तो ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन के साथ दो फॉस्फेट लगे होते हैं। AD, डी का मतलब है डाई, डाई का मतलब होता है दो। सो एडिनोसिन के साथ जब दो फॉस्फेट लगे होते हैं, एक फॉस्फेट और अटैच होता है जब रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेशन से आती है एनर्जी, और वो एनर्जी इस फॉस्फेट को इसमें ऐड करती है, मतलब बॉन्ड बना देती है इसका। तो ये 2 से 3 फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाते हैं, समझ गए। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी स्टोर हो जाती है उस बॉन्ड के अंदर। जब वही बॉन्ड टूटेगा, अब देखिए, जब एनर्जी स्टोर हो गई तो यही ATP इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके ATP से ADP बन जाएगा, ट्राई से डाईफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वाटर के साथ इसकी वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी जो रिलीज होगी तो वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। मतलब जब स्टोर होनी है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, जब एनर्जी यूज़ होनी है तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो ये एनर्जी निकलेगी वो हम लोग यूज़ कर लेंगे, डाई से ये ट्राई से ये डाईफॉस्फेट बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? दोबारा सुन ले, हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उससे एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, ATP की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। और जब हमने एनर्जी यूज़ करनी होती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो ATP बर्न हो रहे हैं, ATP यूज़ हो रहे हैं, ATP इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, दे आर कन्वर्टिंग इनटू ADP एडिनोसिन
डाईफॉस्फेट, और साथ में एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है, ये एनर्जी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी यूज़ हो रही है, इस बात का ख्याल रखें। तो रेस्पिरेशन आपको समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेशन इज़ द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो एनर्जी बनती है, एनर्जी बनने के साथ साथ जो है साइड प्रोडक्ट बनते हैं दो, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनर्जी जो बनती है वो स्टोर होती है एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इस बात को ज़रा ख्याल रखें, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेस्पिरेशन, दो तरह की रेस्पिरेशन बच्चे होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक। यहाँ पर एन जो है छिप गया है स्लाइड में, ठीक है। एनएरोबिक, इसको ज़रा मैं अलग से लिख दूंगा, ए एन आगे बस एन एरोबिक आना है, ए एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके आगे आना है ए एन एरोबिक, ऐसे ही है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चे होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें एक स्टेप आएगा जब देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब एब्सेंट होगी। अब देखिए क्या होता है बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज, हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज है, और सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में पहले ऑक्सीजन जाएगी और वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में। ये बच्चे स्टेप है एक, ये याद रखना है। पहले ये पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, फिर ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, तो वहाँ पर ये इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज से पायरूवेट बन रहा है, पायरूवेट से फिर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बन रही है। ये दो स्टेप में आपने याद रखना है। पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरा स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन होती है, इट इज़ अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप ग्लूकोज से पायरूवेट बना, ये बिल्कुल ही सिमिलर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट दूसरे स्टेप में देखिए पायरूवेट से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन गई, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी बच्चे, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ होगी, इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में जनरली बच्चों क्या होता है, जब हम लोग लेट्स सपोज की रनिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग सांस लेकर ही ले सकते हैं, ब्रीदिंग करके ले सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग दौड़ते दौड़ते होती नहीं, तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है मसल सेल्स के अंदर, उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी चाहिए, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरूवेट को कन्वर्ट होना था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, थोड़ी एनर्जी निकलती है, और लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये मसल सेल्स के अंदर जो है अकोमोडेट हो जाता है, और एसिड की वजह से वहाँ पर पेन होती है, हमारे क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग फिर मसाज करते हैं या तेल से मालिश करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर ये जो लैक्टिक एसिड है दोबारा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना है कि ये लैक्टिक एसिड जो है दोबारा फिर से यही चीज़ बनाएगा, ठीक है, ऊपर वाली, लेकिन कब बनाएगा, जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, ठीक है, अदरवाइज ये लैक्टिक एसिड ही बनेगा पहले। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, दिस वाज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक स्पेशल केस है यीस्ट का बच्चे। यीस्ट के केस में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज से पहला स्टेप सब में सेम है, साइटोप्लाज्म इन द यीस्ट, पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर से थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम है, ये पायरूवेट से इथेनॉल में कन्वर्ट होना, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ये यहाँ पर आना था एरो के ऊपर, ठीक है, ये ख्याल रखना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पहला स्टेप तो सिमिलर है, लेकिन लास्ट स्टेप में क्या होना है, पायरूवेट से ये इथेनॉल में कन्वर्ट होगी बच्चे, यीस्ट के अंदर, इट इज़ इन द यीस्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल बन रही है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यही जो इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं हम लोग, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, क्योंकि जो
इथेनॉल जो बनाई जाती है, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के पीछे आता है ओल। ओल इज़ अ सफिक्स ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये इथेनॉल के पीछे भी देखो ओल आ रखा है, ओल। तो जो ओल वाले प्रोडक्ट ग्रुप नेम है, ये एक्चुअली इथेनॉल अल्कोहलिक ग्रुप्स का सफिक्स नेम है ओल, जिसके पीछे ओल आता है तो वो अल्कोहल उसमें डलती है। तो इथेनॉल इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासीटामोल, आप कह सकते हो। तो इट्स अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो वाइन्स हैं, बीवरेजेस, अल्कोहलिक बीवरेजेस, वो सब में इथेनॉल होती हैं। तो फर्मेंटेशन से बनती है। फर्मेंटेशन होती है यीस्ट सेल में। तो यीस्ट का ये आपने ख्याल रखना है कि जब अगर यीस्ट में होगा तो पायरुवेट से क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। ये कंबाइंड आपको चार्ट दिखाया गया है। इसमें पहला देखिए ग्लूकोज से बन गया पायरुवेट प्लस एनर्जी। ये पहला स्टेप तो सिमिलर है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब में ऐसे ही होता है। दूसरे स्टेप में अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन ना मिली तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। ये जनरली मसल सेल्स में होता है जब हम रनिंग करते हैं। तो और ये इन द एब्सेंस ऑफ अगर यीस्ट में चलेगी तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिल जाएगी, बन जाएगी। क्लियर है बच्चों। इन तीनों का बच्चे हमने कंपैरिजन करना है। इस पे कंपैरेटिव क्वेश्चंस आएंगे तीनों पे ही। सॉरी फॉर दैट, ठीक है बच्चों। सो ग्लूकोज, पायरुवेट और पायरुवेट से आगे 3 टाइप्स में रेस्पिरेशन होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होती है, पहले इसके लिए हमें ब्रीदिंग समझनी पड़ेगी और रेस्पिरेटरी पार्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। इस डायग्राम में काफ़ी चीज़ें समझा रखी हैं। ये सबसे पहले देखिए नेज़ल कैविटी, जो नोज़ से ये जो जगह होती है नेज़ल कैविटी। फेरिंग्स एक पैसेज होता है। फिर आगे आ गया लेरिंग्स। लेरिंग्स हमारा ये साउंड बॉक्स, जिसको हम लोग एडम एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। एडम्स एप्पल, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेरिंग्स। और ये इसके बाद ये पाइप आ गई, दिस इज़ ट्रैकिया। यहाँ पर ये इससे आगे ये जो पाइप है दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकिया, दिस वन, ठीक है बच्चों। ये ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया आगे 2 ब्रांचेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है। इनको हम कहते हैं ब्रोंकी, ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकी, राइट ब्रोंकी, राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी, सॉरी ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। फिर आगे ब्रोंकी देखिए, आगे छोटी छोटी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो रहा है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। ये नोज, लेरिंग्स, फेरिंग्स पैसेज जो है, इससे आगे एडम्स एप्पल, लेरिंग साउंड बॉक्स जिसे हम कहते हैं। फिर आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे 2 ब्रांचेज में टूट गया ब्रोंकी, ठीक है, ये ब्रोंकी है। ब्रोंकी आगे छोटी छोटी ब्रांचेज में टूट गया, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स। ओके बच्चे, ब्रोंकियोल्स का लास्ट पार्ट है एल्वियोली। बच्चे यहाँ पर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं, ठीक है बच्चों, एल्वियोलाई, ठीक है। इन लंग्स के नीचे एक ये डायाफ्राम होता है बच्चों, डायाफ्राम लंग्स के नीचे, ठीक है बच्चों। पार्ट्स क्लियर हो गए। पार्ट्स दोबारा सुन लीजिए। पहले ये नेज़ल कैविटी, यानी कि नोज़ के अंदर की जो कैविटी है, नेज़ल कैविटी। फिर आ गया हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, ये वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो गला है, इसके आगे वाली पाइप एयर पाइप है और इसके पीछे बिल्कुल विंड पाइप होती है, और इन दोनों कंबाइंड पैसेजेस को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। फिर आ गया हमारा ये ट्रैकिया, ये विंड पाइप है हमारी, एयर पाइप। इसके ऊपर आप देखोगे तो ये आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं। एक आप यहाँ पर टच करके देखोगे अपने यहाँ पर गले पे, तो आपको एक छोटी छोटी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि एक बोन्स छोटी छोटी नज़र आएंगी। ये बोन्स का ये फ़ायदा होता है कि ये जब एयर इसके अंदर और बाहर जाती है तो ये पाइप कोलैप्स नहीं करने देती, क्योंकि अगर किसी पाइप में से एयर अंदर बाहर जाए तो वो पाइप कोलैप्स कर सकती है, ऐसे क्लोज हो सकती है। क्लोज होगी तो एयर अंदर बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसे हम लोग एक कह लीजिए बोन्स का एक स्ट्रक्चर लग जाए जिससे ये बंद ना हो, तो एयर जो पाइप खुली रहेगी तो एयर अंदर बाहर ऑटोमेटिकली आती जाएगी, ठीक है, अंदर और बाहर होएगी। ये जो डायाफ्राम है, इसका भी फंक्शन है ये लंग्स को एक्सपैंड करने में,
ब्रीदिंग करने में हेल्प करता है। ये हम लोग अगली स्लाइड में करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि रेस्पिरेटरी जो हमारा अपरेटस है, रेस्पिरेशन ह्यूमन में होनी है, तो इसके जो पार्ट्स हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकी, ट्रैकिया, ट्रैकिया के दो में डिवाइड हो गया ब्रोंकी, ब्रोंकी के आगे छोटी छोटी ब्रांचेज है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के आगे सब पार्ट है एल्वियोलाई, और साथ में है डायाफ्राम। ये पार्ट्स आपने याद रखने हैं। ये कहाँ कहाँ है एक बार इतना याद रखें। इसका आगे कैसे क्या यूज़ होगा, ब्रीदिंग कैसे होगी, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये उसी को आगे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये लंग्स के अंदर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है एल्वियोलाई, लास्ट पार्ट जो है, ये ब्रोंकियोल्स आ रही हैं, ब्रोंकियोल्स का लास्ट पार्ट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अराउंड जो है ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, समझ लीजिए कि एल्वियोलस के अराउंड ब्लड होता है, यहाँ तक ऑक्सीजन आती है और फिर ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है बच्चों, ज़रा ये तो ब्रीदिंग मूवमेंट है, आप इसे ज़रा ध्यान समझें। यहाँ से ऑक्सीजन गई ट्रैकिया में, लेरिंग्स में, लेरिंग से ट्रैकिया में आगे दोनों ब्रोंकी में, ब्रोंकी से आगे ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से आगे जाती है एल्वियोलाई में। तो लास्ट ऑक्सीजन कहाँ पहुँची है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये रहा, जिसके अराउंड ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड जो है इसके अराउंड घूम रहा है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। सो हमारा मेन यहाँ पर मोटिव है ब्लड में ऑक्सीजन को पहुँचाना। तो लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। नोज से आगे एडम एप्पल, साउंड बॉक्स से आगे हमारे ट्रैकिया से आगे दो ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, फिर आगे सब ब्रांचेस जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स से आगे एल्वियोलाई जो यहाँ पर है, एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर से ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन जब हम करते हैं, देखिए ये दोनों मूवमेंट्स आपको कंपैरिजन किया कर रखा है यहाँ पर। व्हेन वी ब्रीद इन तो चेस्ट कैविटी, चेस्ट एक्सपैंड करती है, रिब्स जो है आउटवर्ड आती है। ठीक है, अब ये देखिए डायफ्राम जो है कर्व शेप में हो गया, सॉरी फ्लैट हो गया थोड़ा सा। डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये इसका मॉडल भी है। ये आपको ऐसा करूँगा, पहले मैं एक वीडियो शेयर करूँगा, उससे फिर आपको ये थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी तक आप ये याद रखें कि हमने आज की स्लाइड में क्या करा है। एक तो रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन और एनर्जी कैसे सेव होती है, एनर्जी की किस फॉर्म में सेव होती है, एटीपी के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, एरोबिक और एनारोबिक। फिर हमने देखा स्पेशल केस ऑफ यीस्ट। फिर हमने किया इन तीनों का कंपैरिजन। ठीक है, ये आप लोग अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको इसके एल्वियोलाई के बारे में बताया। ब्रीदिंग मूवमेंट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन विल डिस्कस विद द वीडियो, आई शेयर यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, अभी तक आप इतना ही याद रखें। सो थैंक यू सो मच।